नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी जो आपका सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, थियराइजिंग द पॉलिटिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले कुछ और सेशंस में हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। 3 से 4-5 वीडियोस लगनी है एंड हमारा सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो प्योर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से ही वीडियो लाऊंगा। ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद मिल जाएगी। ओके, तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड पीडीएफ के लिए आपको कहीं पर भी कुछ भी पे नहीं करना है। सिर्फ आपको करना है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो पॉलिटिक्स एज ए गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स। देखिए, पॉलिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव नोशन आता है पॉलिटिक्स को लेकर। हम पॉलिटिक्स को हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है। ओके, बट पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है रियल मायनों में, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। देखिएगा, पॉलिटिक्स जब भी हम देखते हैं तो वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, या फिर कहे कि 2 वर्ड पर वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। पहला गवर्नेंस एंड दूसरा है पब्लिक अफेयर्स। तो पॉलिटिक्स इज फंडामेंटली अंडरस्टूड एज बोथ द साइंस एंड आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स को 2 तरीकों से देखा जाता है। पॉलिटिक्स एक साइंस भी है। अब साइंस का क्या मतलब होता है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपसे अक्सर लोग पूछेंगे कि साइंस का मतलब तो होता है विज्ञान, कि हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वो साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है, तो इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कि पॉलिटिक्स क्या है। फंडामेंटली इसको समझा जाता है कि ये साइंस है किसकी, द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नमेंट क्या है, उसको समझाने की एक साइंस है। साइंस का बेसिक सा मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी का मतलब साइंस होता है। अब पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो प्राइमरी डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, की पॉलिटिक्स जो है पब्लिक अफेयर्स के मैनेजमेंट के साथ डील करती है और एग्जीक्यूशन करती है गवर्नेंस को। गवर्नेंस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। अब ये एक पॉलिसी है, ठीक है। अब पॉलिसी किसके लिए है, पब्लिक के लिए। अब उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, जो कि गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है, जो कि परमानेंट ब्रांच होती है। तो आप समझते होंगे क्योंकि 11th क्लास में आपने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ा होगा, जिसमें आपने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर पढ़ा होगा अच्छे से। तो मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो उस वीडियो में मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक अफेयर्स जो है उसको एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट, गवर्नेंस, जैसे कि उनकी कोई पॉलिसीज वगैरह हो गई। अब 2 इंटरकनेक्शन टर्म की बात करें हम तो वो है गवर्नमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स। ये किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, देखिए। The government acts as the functional apparatus and its primary responsibility is to directly manage and administer public affairs। अब क्या है, देखिएगा, एक पॉलिसी बनी, एक पॉलिसी कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके की हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना हो सकती है या फिर किसान कार्ड हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिसी बनी हमारे देश में। अब उस पॉलिसी को बनाएगा कौन, हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश का जो कैबिनेट है, या फिर बेसिक शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट है, वो पॉलिसी बनाएगी। फिर उसी पॉलिसी को मैनेज कौन करेगी, वही गवर्नमेंट मैनेज करेगी। और गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ राजनेता नहीं आते, गवर्नमेंट के अंदर एक पूरा ढांचा होता है, ठीक है। तो वही एग्जीक्यूट करेगी, मैनेज करेगी एंड लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब देखिएगा, पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब चलो ठीक है कि ये गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर से रिलेटेड कुछ होगा फिनोमेना, उसे ही हमने पॉलिटिक्स कह दिया। नहीं, ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी है, जैसे कि डिफरेंट स्कॉलर्स है, जैसे कि एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हैना एरेंट है, प्लेटो है, सोक्रेटिस है। इन सब का मानना पॉलिटिक्स के लिए अलग अलग था। किसी के लिए एक्स पॉलिटिक्स अच्छी थी तो किसी के लिए वाई पॉलिटिक्स अच्छी थी। तो पॉलिटिक्स जो है एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और बहुत ही डिस्कस किया गया सब्जेक्ट है। अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग डेफिनेशन है पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, पॉलिटिक्स क्या है। एरिस्टोटल का मानना था कि ह्यूमन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, कि एक जो मनुष्य है वो राजनीतिक प्राणी है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स के बिना एक मनुष्य नहीं रह सकता। आप भी हमारे आसपास देखते होंगे, चाहे वो हमारी नेचुरल लाइफ है, सोशल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ है, हम बिना पॉलिटिक्स के नहीं रह सकते। आप अक्सर
ऑफिस पॉलिटिक्स देखते होंगे, आप कॉलेज पॉलिटिक्स देखेंगे, आप अपने राजनीतिक, अगर आप कोई राजनेता बनते हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी से जुड़ी हुई है, हम उसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स, देखिएगा अगर हम स्कोप की बात करें पॉलिटिक्स की, तो वो सिर्फ राजनीतिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं है या फिर पॉलिटिकल साइंस तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें देखिएगा बेसिक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की भी बात की जाती है। देखिएगा जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की जो NCERT है उसमें हमें फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है कि मान लीजिएगा कि कोई गवर्नमेंट है, कोई व्यक्ति बोलता है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाती है जो खुद डिसाइड करती है कि भाई कौन से कपड़े लोग पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे शिक्षा लेंगे, तो ये डेफिनेटली एक ह्यूमन को अफेक्ट करेगी, एक इंडिविजुअल के जो राइट्स है, अधिकार है, उन पर प्रभाव डालेगी। तो पॉलिटिक्स को हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप पॉलिटिक्स को सही दिशा में नहीं ले जाते, या पॉलिटिक्स आपको, हम तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में हमारे पास एक शक्ति है जो सबसे बड़ी है, वो है हमारे राजनेताओं को चुनने में। हालांकि हम 5 साल में वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे सूझबूझ समझ से अगर वोटिंग करें तो डेफिनेटली हम एक अच्छे लीडर को चूज करेंगे, और अच्छा लीडर होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा तो वो देश के लिए अच्छा होगा। तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है, और ना सिर्फ इंडिविजुअल को, इवन ये फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसे भी अफेक्ट करती है। जैसे कि हाल ही में हम USA और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उस पॉलिटिक्स को देखकर समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये एक एग्जांपल है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक से ये थोड़ी इसकी रीच बढ़ जाएगी, और अगर आप चाहें हाइप भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल की, कि भाई पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है। देखिएगा पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल की एक ब्रांच है। पॉलिटिक्स अगर एक पेड़ है तो पॉलिटिकल एक बहुत बड़े पेड़ों का बगीचा है, ओके। तो पॉलिटिकल के अंदर ही पॉलिटिक्स आती है। अब हमने समझा कि पॉलिटिक्स कितना वाइड कॉन्सेप्ट है, तो पॉलिटिकल कितना वाइड होगा। तो देखिएगा, टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स सिस्टमेटिकली, पॉलिटिकल थियरी रिलाइज ऑन एक्सप्लिसिट फॉर्मुलेशन बाय मेजर स्कॉलर्स who define how power, value and policies are managed in a society। अब देखिएगा पॉलिटिक्स को डिफाइन के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल जो थिंकर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि भाई देखिएगा एक स्टेट है, स्टेट से तात्पर्य है कोई कंट्री है, उस कंट्री में किस तरीके से पावर वर्क करती है, वैल्यू वर्क करती है और पॉलिसीज वर्क करती है, इन्हें कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करता है, सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट है, ये सब यहाँ पर पॉलिटिकल स्कॉलर्स देखते हैं। Seemingly, politics exists as the juxtaposition of the state, often resonating with the government and society, a group of individuals linked together by the act of governance। अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेट है, स्टेट क्या है, एक लीगल टर्म है कि भाई एक स्टेट है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफाइंड टेरिटरी है, कुछ लोग हैं और वहाँ की गवर्नमेंट है। स्टेट को यही बोला जाता है एक डेफिनेशन में। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी सिंपली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। अलग अलग देशों में अलग अलग सोसाइटीज हो सकती है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं किसी गुजराती सोसाइटी में रहता हूँ, मैं किसी मराठी सोसाइटी में रहता हूँ, जहाँ पर लोग रहते हैं इस भाषा को बोलने वाले या फिर इस क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सोसाइटीज बनती है। तो स्टेट क्या है, एक लीगल टर्म है, और सोसाइटी क्या है, एक मोरल टर्म है, जो कि लीगल नहीं होता बट मतलब एक मोरल टर्म है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर मतलब कि रहते हैं। तो अब स्टेट जो है वो प्रभाव करता है सोसाइटी पर, और ये सोसाइटी पर किस तरीके से प्रभाव डाला जाता है, गवर्नेंस के थ्रू। हावेवर थियराइजिंग द पॉलिटिकल ब्रेक्स डाउन दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम पॉलिटिकल को डिफाइन करते हैं या फिर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ना, स्टेट के, गवर्नेंस के, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल के, तो इसे हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। इट लुक्स क्लोजली एट द कार्डिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी, कि जब हम सोसाइटी और स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ भी अलग नहीं लगता कि स्टेट और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है, एक को हम दूसरे से जुदा
नहीं कर पाएंगे। नथिंग दैट व्हाइल इंट्रा स्टेट अफेयर्स आर सेंट्रल टू पॉलिटिक्स, इंट्रा सोसाइटियल अफेयर्स अनलेस दे डायरेक्टली इन्वॉल्व द रिलोकेशन, सैंक्शन एंड लेजिटिमेशन ऑफ पावर। देखिएगा सोसाइटियल और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो दोनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन अगर पॉलिटिकल अफेयर्स ज्यादा ही सोसाइटियल अफेयर जो अफेयर्स है या फिर सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उन पर प्रभाव करेंगे तो सोसाइटी डेफिनेटली उसके खिलाफ में रेजिस्टेंस करेगी, विरोध करेगी। तो एक लिमिट तक जब तक अच्छा हो रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारी सोसाइटी पर बुरा प्रभाव डालना शुरू करते हैं तो सोसाइटी एज अ होल डेफिनेटली उसका विरोध करेगी। इंटरेस्टिंगली, what constitutes politics is frequently defined by a null hypothesis। अब null hypothesis क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। The explicit absence of a specific variable, the social variable is what validates the actual presence of the political rank। देखिएगा अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने जाना कि आखिरकार पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल है क्या, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक थियरी दी, एक कह सकते हैं कि उन्होंने एक फिलॉसफी दी या फिर डेफिनेशन दी। अब उस डेफिनेशन को जब देखा गया तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि अलग अलग स्कॉलर की अलग अलग डेफिनेशन है तो कोई गलत है कोई सही है, नहीं, सभी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि हमने देखा ना कि पॉलिटिक्स जो है वो गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई कॉमन शब्दों में समझने की कोशिश की जाती है, अब स्कॉलर्स क्या कहते हैं वो भी तो जानना है। देखिएगा यहाँ पर नल हाइपोथेसिस है, मतलब कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी और सभी को एक्सेप्ट किया गया तो उसे नल हाइपोथेसिस कहा गया। देखिएगा एच.जे. लेसवेल जो थे उन्होंने डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को एज द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि कौन क्या कब और कहाँ प्राप्त करता है। पब्लिक पॉलिसी है, आप किस तरीके से कहाँ कैसे प्राप्त करोगे एक एज एन सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हिज पर्सपेक्टिव एडवोकेटेड फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर। अब यहाँ पर एच.जे. लेसवेल ने किसके बारे में बात की, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर के बारे में, कि इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कि गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से जो पॉलिसीज है वो जनता तक पहुंचाती है, ऑफ द स्टेट एंड डिटेल्स हाउ इट ग्रांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एक्सप्लिसिट राइट टू इट्स सिटीजन, कि भाई कोई पॉलिसी है कोई अधिकार है वो जनता तक किस तरीके से सरकार पहुंचाती है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिनका नाम है डेविड ईस्टन। इनका मानना था कि पॉलिटिक्स जो है वो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर ए सोसाइटी, कि मान लीजिएगा 10 किलो गेहूं बटना था, अब ये गेहूं कहाँ पर बटेगा, किसको बटेगा, ये डिसाइड करेगा कौन, अथॉरिटी। और अथॉरिटी को वी कैन से दैट इज गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई जो बीपीएल लोग हैं उनको गेहूं दिया जाए, जो टैक्स पेयर्स है उनको ना दिया जाए, क्योंकि वो इतना तो अर्न कर ही लेते हैं कि वे टैक्स भी पे कर रहे हैं एंड साथ ही साथ वो अपना पालन पोषण भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा इसको दिल पर ना लीजिएगा, ओके। ये मतलब कि समझाने के लिए एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ते हैं, ओके। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज डू नॉट मीन मोरल आइडियाज। अब यहाँ पर वैल्यूज का क्या मतलब है, मोरल आइडिया नहीं होते वैल्यूज। अब वैल्यू इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल कोई वस्तु हो सकता है दैट कैन चेंज बेस्ड ऑन द सोशल प्रेफरेंसेस, डिमांड और आइडियोलॉजीज। देखिएगा आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीजेपी अच्छी पार्टी लग रही होगी कि हाँ भाई सीजेपी ने यूथ का मुद्दा उठाया है, सीजेपी जो पेपर लीक होते हैं उसका मुद्दा उठा रही है, सीजेपी ने अच्छा एक प्रदर्शन स्टार्ट किया है यूथ के लिए एक्सेट्रा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि नहीं भाई सीजेपी कहीं ना कहीं गलत है, उनके जो प्रोटेस्ट हैं वहाँ पर देश विरोधी नारे देखे गए हैं या फिर वहाँ पर उनका कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है पक्की, कोई भी आके किसी भी प्रोटेस्ट को हाईजैक कर ले रहा है। तो यहाँ पर दोनों आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है, प्रेफरेंस, सोशल प्रेफरेंस, डिमांड क्या है, किसकी डिमांड है, उस पर वेरिएबल डिपेंड करता है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, इट रेफर्स टू एनीथिंग हाईली वैल्यूड बाय द सोसाइटी, की भाई सोसाइटी के द्वारा जो वैल्यू किया गया है सच एज रिसोर्सेज, गोल्स, सोशल रैंकिंग और बेंचमार्क्स। की भाई मान लीजिएगा कोई सोसाइटी है
उस सोसाइटी में लेबर को माना गया है कि भाई लेबर है ये तो, और कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है या एडवोकेट है तो उन्हें कहीं ना कहीं उच्च श्रेणी का माना गया। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू फॉर अ सोसाइटी की सोसाइटी अपने अपने वो कहते हैं ना एक कॉमन शब्दों में कहते हैं ना कि हैसियत के हिसाब से इज्जत दी जा रही है। इसका मतलब सिंपल सा इन्होंने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में डेविड स्टैन ने बोल दिया कि ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर ए सोसाइटी की जिसकी जितनी हैसियत उस हिसाब से उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दी गई। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई, मैंने कॉमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश की आपको। द स्टेट मस्ट अडेयर टू द ब्रॉडली अग्रीड अपॉन सेट ऑफ कोर वैल्यूज गाइड बाय इट्स रूल, कि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको अडेयर करे, उसे माने कि भाई जितने भी सोसाइटी के द्वारा ये रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको ट्रेसपास ना करे। फिर आते हैं बर्नार्ड क्रिक। बर्नार्ड क्रिक जो है वो पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं एज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल वेयर पीपल कम टुगेदर थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डेलिब्रेट एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस टू आर्टिकुलेट पब्लिक पॉलिसी फॉर द कॉमन गुड। अब हमारे देश में क्या है, संसद है। संसद में हम स्वयं 140 करोड़ प्लस लोग तो नहीं जा पाएंगे और पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे, तो हमारे द्वारा 500 से ऊपर कुछ प्रतिनिधि चुने गए हैं जिन्हें हम एमपी कहते हैं। अब ये एमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें मतलब कि भारत की जनता को, द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा भारत के लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके एमपी। तो यहाँ पर बर्नार्ड क्रिक ने यही बताने की कोशिश की है कि भाई जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल है, कि एक ऐसा कानून है जहाँ पर लोग साथ में आते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू अपने जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखा होगा कि जो डिफरेंस थे उन्हें चर्चा के द्वारा रिसॉल्व किया गया था। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि उन चर्चा के थ्रू जो प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाया जाता है और फिर एक सहमति बनाई जाती है, आर्टिकुलेट किया जाता है पब्लिक पॉलिसीज को, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कॉमन गुड के लिए, कि सभी लोगों की भलाई के लिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा है ये। His proposition focuses heavily on the ideas of reconciliation, bargaining, compromise, and shared understanding, all of which culminate in public policies formulated by the state. अब यहाँ पर क्या है, उनका फोकस क्या था कि भाई लोग आए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन आए, उन्होंने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की, उसे एग्जीक्यूट किया और उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर यही इन्होंने समझाने की कोशिश की है। द पॉलिटिकल इज नॉट सोशल। अब ये टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। स्टैटिक पॉलिटिक्स वर्सेस डायनेमिक पॉलिटिक्स। अब क्या मतलब होता है, देखिएगा, द वर्ड पॉलिटिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरिस्टोटल्स क्लासिक दैट इज पॉलिटिका। एरिस्टोटल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था पॉलिटिका। इसको अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटीज, की जो नगर के जो मुद्दे होते हैं वो हिंदी में। देयर इज ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पर एक थिन लाइन है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के बीच, वो क्या है, politics can be understood as a static term, whereas political is highly dynamic and constantly reinventing itself because it actively imparts distinctive attributes and characteristics to individuals and institutions। अब देखिएगा, पॉलिटिक्स को हम कई हद तक समझ सकते हैं एक स्टैटिक टर्म के रूप में कि भाई पॉलिटिक्स गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन पॉलिटिकल जो है वो एक इवॉल्विंग टर्म है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट को भी ला रहे हैं, जनता को भी ला रहे हैं, सोसाइटी को भी ला रहे हैं, तो सभी इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए पॉलिटिकल जो है वो, पॉलिटिकल वर्ड जो है वो वाइडर देन पॉलिटिक्स है। द मीनिंग ऑफ सोशल। अब सोशल का क्या मतलब है, द वर्ड सोशल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग फ्रेंड। सोशल कहाँ से आता है, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। The core essence of being social lies in the being amicable, cooperative, empathetic, enduring। मतलब कि सोशियस का क्या मतलब है कि भाई आपके पास कुछ लोगों का ग्रुप है
उसके लिए आप एमिकेबल हो, आप उनका सहयोग कर रहे हो, आप एम्पैथेटिक हो कि भाई अगर ग्रुप में किसी सदस्य के साथ कुछ होता है तो वो आपके साथ हुआ ऐसा लगता है, एंड्योरिंग हो। इट इज सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस एंड पीपल नेचुरली कमिंग टुगेदर। अब यहाँ पर क्या है, वर्च्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लोग साथ आए रहे एक साथ एंड उन्होंने अपना जो रिचुअल्स है वो फॉलो किया, अपने ट्रेडिशंस लॉज को फॉलो किया। एरिस्टोटल फेमसली स्टेटेड दैट मैन इज ए सोशल बीइंग, मीनिंग ह्यूमन आर कोऑपरेटिव एंटिटीज हु शेयर कॉमन पर्पस। की एरिस्टोटल ने अपनी बुक में बोला है कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है या फिर सोशल बीइंग है जो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, कोऑपरेशन के बिना नहीं रह सकता। अ ह्यूमन्स कोर आइडेंटिटी अराइजेस फ्रॉम हिज सोशल नेचर। की एक मनुष्य की जो कोर आइडेंटिटी, जो पहचान कहते हैं ना हम, पहचान, वो सोशल नेचर है कि वो सोसाइटी में रहता है तभी उसे लोग जानेंगे, नॉट नेटिवली फ्रॉम द स्टेट। कि भाई एक व्यक्ति को सोसाइटी से जानते हैं। अब देखिएगा एक इंडियन व्यक्ति है, इंडिया को मैं एक एज अ सोसाइटी मानता हूँ। अब इंडियन सोसाइटी से कोई अगर यूएसए की सोसाइटी में जाएगा तो कैसा रहेगा, तो देखिएगा जब यूएसए का व्यक्ति इंडियन व्यक्ति को देखेगा तो इंडियन व्यक्ति को मानेगा कि इंडियन सोसाइटी से। इंडियन सोसाइटी से मतलब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भाई ये बचाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये पारिवारिक रिश्तों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली देखेंगे, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी देखेंगे, एटसेट्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। समझे? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू आर फ्री टू कमेंट। अब सिटीजनशिप और मेंबरशिप में क्या डिफरेंस है देखिएगा। द बाउंड्री बिटवीन द सोशल एंड पॉलिटिकल इज सिटीजनशिप एंड मेंबरशिप। देखिएगा सिटीजनशिप मतलब कि आप लीगली किसी कंट्री के सिटीजन हो, आप लीगली किसी कंट्री के सिटीजन हो, आपके पास कोई सिटीजन के लिए प्रूफ है और वो प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटिंग कार्ड हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड मेंबरशिप क्या है, आप एक सोसाइटी के मेंबर हो। सोसाइटी के मेंबर इन द सेंस कि मान लीजिएगा कि आप एक गुजराती, आई एम अ गुजराती, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ एग्जांपल ऑफ गुजराती फैमिली। यू आर अ गुजराती, सो यू गो टू गुजरात, यू आर अ गुजराती, यू आर ए मेंबर ऑफ गुजराती सोसाइटी। यू गो टू यूएसए, you are a member of Gujarati society, though you are not a citizen of USA, but still you are a member of Gujarati society. You are a citizen of India, you are a member of Gujarati society. You are not a citizen of USA, but you are a member of Gujarati society. I hope कि आप समझ पाए हैं मेंबरशिप और सोसाइटी, मेंबरशिप और सिटीजनशिप के बीच का अंतर। अब मेंबरशिप और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करते हैं। दिस बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव कंसाइंस रादर देन एन ऑथोरिटेटिव पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, जब हम सिटीजन होते हैं तो सिटीजन, हमारे ऊपर एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं, हमें उन कानूनों का पालन करना होता है। अगर हम उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हमें उन ही कानूनों के द्वारा सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। तो हमारे पास कोई अथॉरिटी है जो हमें मैनेज करेगी। लेकिन सोसाइटी में क्या है, मोरालिटी है। मोरालिटी यानी कि हम सोसाइटी में, देखिएगा सोसाइटी में कोई कानून नहीं है लिखे हुए, कोई कानून की किताब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि भाई हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता को कभी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। ये एक मोरालिटी है हमारी कि भाई ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत घटेगी। तो सोसाइटी का बेसिकली ये है, हम कलेक्टिव कंसाइंस है कि हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज में हमारी इज्जत बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ये हमारा कलेक्टिव कंसाइंस कह सकते हैं। सोशल मेंबरशिप इज एक्वायर्ड नेचुरली थ्रू सोशल टाइज। की आप देखिएगा सोसाइटी में क्या होता है, सोशल टाइज होती है, रिश्तेदारी होती है, भाई भतीजावाद होता है, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिश्ते बनाए जाते हैं एटसेट्रा। यहाँ पर सोसाइटी में हम टाइज के थ्रू करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल कॉन्शियसनेस गाइड अ मेंबर्स एक्शन। कि भाई अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सोसाइटी में वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बोला जाएगा, इसलिए आप कुछ गलत नहीं करते कि भाई गलत नहीं करना है मुझे। अब सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा स्टेट है, अथॉरिटी है, लॉ है और यहाँ पर सिटीजनशिप आपको दी जाएगी। आप अपने आप इसे
नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बेसिक राइट्स दिए गए हैं, जिसे हम कुछ फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह सकते हैं, कुछ लीगल राइट कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सिटीजनशिप दी जाती है। आई होप कि आप सिटीजनशिप और मेंबरशिप में अंतर कर पाए। अब द इंडिपेंडेंस ऑफ सोशल वर्चू, इसका क्या मतलब है? An individual can contribute immensely to the social enrichment of community without being citizen। अब देखिएगा, आप किसी सोसाइटी से आते हो, बेसिकली मैं इंडियन सोसाइटीज का ही एग्जांपल लूंगा कि आप किसी मराठी सोसाइटी से आते हो, ठीक है। अब मराठी सोसाइटी से आते हो या फिर चलिए हम एज ए इंडिविजुअल नहीं और एज ए होल देखते हैं। आप इंडियन सोसाइटी से आते हो, ठीक है, इंडियन सोसाइटी से आए। अब यूएसए ईरान की लड़ाई हो गई, ठीक है। ईरान में हमारे भारत के कुछ लोग फंसे पड़े हैं। अब वो कौन से लोग हैं? वो हमारी इंडियन सोसाइटी के लोग हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो हम एज अ मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी विल कंट्रीब्यूट फॉर द सेफ्टी ऑफ दोज पीपल दोज हु आर स्टक इन ईरान। जो ईरान में फंसे पड़े हैं उनको कहीं ना कहीं वहां से निकालने के लिए हम कह सकते हैं कम्युनिटी फंडिंग करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अपनी इच्छा से कोई 10 रुपये कोई 20 रुपये ऐसे फंड करे ताकि हम पैसे इकट्ठे करके उन लोगों को वहाँ से रिहा करवा सके। तो यहाँ पर देखिएगा सोसाइटी का मतलब आपको समझ आया। अब आगे बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन एरिस्टोटल्स एंशिएंट ग्रीक स्टेट लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेबिटेड। अब देखिएगा, जब हम एरिस्टोटल को पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल क्या मानते थे कि उनका मानना था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो लोग ही सिर्फ वोट कर सकते हैं और जो गरीब लोग हैं या फिर महिलाएं हैं वो तो पहले से ही बिजी होते हैं। देखिएगा, इनका मानना था कि जो स्लेव्स होते हैं वो अमीरों की सेवा में लगे पड़े होंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए वोटिंग करे और अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन दे। और महिलाओं के लिए एरिस्टोटल का मानना था कि वो घर का काम करेगी तो वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एरिस्टोटल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि भाई नहीं, इनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन ट्रू सोशल एट्रीब्यूट्स कम फ्रॉम बीइंग अ गुड एम्पैथिक ह्यूमन बीइंग रादर देन लॉ अबाइडिंग सिटीजन। दीज इंक्लूड्स, अब हम एक अगर अच्छा मेंबर बनना चाहते हैं एक सोसाइटी का तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोशल वेलबींग, कि भाई आप अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हो तो सोसाइटी की चैरिटी डोनेशंस पर लगाओ, फिजिकल हेल्प पर लगाओ, कि लोगों की सहायता करो जिनको ज़रूरत है। नर्चरिंग अ पीसफुल टॉलरेंस टू सोसाइटी, एसिमिलेटिंग पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स कलर्स एंड कास्ट, कि भाई यहाँ पर आप किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें, किसी के रंग पर, माफ़ कीजिएगा, वेट कीजिएगा 1 मिनट, किसी के रंग को देखकर, किसी के रिलीजन को देखकर, किसी के स्थान यानी कि रीजन को देखकर आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर भेदभाव ना करें। देन कम्स रिस्पेक्टिंग नेबर्स, कि आपके जो पड़ोसी है उनकी रिस्पेक्ट करें, आपकी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म क्या है उसके लिए हम अलग ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उस पर हम जब आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तो आइडियोलॉजीज में हम डिटेल में नेशनलिज्म पढ़ेंगे। अभी आपके लिए ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है नेशनलिज्म को लेकर। द मॉडर्न डिस्कोर्स ऑफ नेशनलिज्म हैज़ ब्लर्ड द स्ट्रिक्ट लाइन बिटवीन द social and political by combining the concept of nation and state. A nation is a social, emotional feeling, belongingness bound together by shared identity, race, religion, ethnicity और caste। पहले क्या माना जाता था कि नेशन और स्टेट दोनों एक ही है, लेकिन अब यहाँ पर एक लाइन आ गई है, इसने नेशन और स्टेट को अलग अलग कर दिया। अब नेशन क्या है? नेशन ऐसा है कि यहाँ पर हम की भावना आ रही है, हम की भावना इन द सेंस कि भाई मेरा देश मेरा मुल्क, वो गाना सुना ना, तो यहाँ पर वही है कि मेरा देश है, मेरा मुल्क है और ये मेरा है, बस हम की भावना है, हमारा है एज अ होल, कि इसमें मैं जीऊँगा। इस वो कहते ना कि दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए, तो वतन के लिए ही करना है और ये नेशनलिज्म है। और स्टेट की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या है? अ स्टेट इज प्योरली पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल बाउंड्री रूल्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब स्टेट क्या है भाई? एक गवर्नमेंट है, कुछ लोग हैं, डिफाइंड टेरिटरी है और कुछ
रूल ऑफ लॉ है जो कि स्टेट बन गया। और नेशन क्या है, नेशन एज अ होल, यानी कि हम मैटर नहीं करता मैं कौन से धर्म से हूँ, जाति से हूँ, कौन सा रंग है मेरा, किस रीजन से हूँ, कौन सी भाषा बोलता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, मैं एक भारतीय हूँ वो मैटर करता है। ओके। और जब बात आती है स्टेटमैनशिप की या सिटीजनशिप की, तो आई कैन बी अ यूएसए सिटीजन, आई कैन बी अ citizen of United Kingdom, I can be a citizen of India as well. Okay, तो यहाँ पर आप स्टेट और नेशनलिज्म के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। ओके, नेशनलिज्म turns the political state into community where individuals are knit together by a common set of belief। अब नेशनलिज्म क्या है, लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। इंडिविजुअल्स आर नेट टुगेदर बाय कॉमन सेट ऑफ बिलीफ, की सभी लोग एक है। अगर हम सब साथ आ जाए, हम ना देखे कि कौन जैन है, कौन सिख है, कौन बुद्धिज्म को फॉलो करता है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, तो वी आर इंडियन। हम कौन है, एक इंडियन है, एक ही सूत्र में आ गए, सब इक्वल है। सोशियोलॉजिस्ट अमिताई Adjani wants that if the state expends too much taking over the voluntary functions of family or community, the society itself will become weaker। तो यहाँ पर जो एमिटाई है उनका मानना था कि अगर स्टेट ज़्यादा ही सप्रेस करता है सोसाइटी को, नेशन को, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेगा फैमिली पर, कम्युनिटी पर, और वो फिर बैकफायर करेगा, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पॉलिसी इंटरडिपेंडेंसी की अगर बात करें, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द सोशल एंड पॉलिटिकल आर रीइंस्टेटिंग conditions for each other. As Bernard Crick argues in Defense Politics, when the state assimilates the social context of its people into its political framework, it creates public welfare policies। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है कि देखिएगा सोसाइटी और स्टेट में डेफिनेटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बिना स्टेट और सोसाइटी के दोनों ही नहीं साथ चल पाएंगे, दोनों पैरेलल चलते हैं। कि देखिएगा सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अपने ही बारे में सोचना है, और सोसाइटी में और ऐसे भी लोग होंगे जो दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। तो वही यहाँ पर बर्नार्ड क्रिक आर्ग्यू करते हैं उनकी एक पुस्तक डिफेंस इन पॉलिटिक्स में कि भाई स्टेट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना ही पड़ेगा बेस्ट पॉलिसीज के लिए, पब्लिक वेलफेयर्स के लिए एक सोसाइटी में। दीज गो बियॉन्ड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड अ वाइटल सेफ्टी नेट फॉर मार्जिनलाइज्ड, डाउनट्रोडन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। की जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये आप एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। द कॉन्सेप्शन ऑफ मोरल, अब यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिकल का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हम मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सलिटी ऑफ मोरालिटी। इन द मोरल पैराडिग्म मोरालिटी रेस्ट्स ऑन अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन ऑफ गुड। गुड मतलब कि देखिएगा एक सोसाइटी है, सोसाइटी में देखिएगा अगर आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो वो गुड है, और अगर आप नहीं करते तो वो बैड है। सिंपली दिस इज द मोरालिटी, बस। इसके अलावा मोरालिटी कुछ नहीं है कि सोसाइटी के द्वारा कुछ नॉर्म्स है उनके हिसाब से आप चलते हैं तो यू आर अ मोरल पर्सन। इफ यू गो अगेंस्ट दैट सो यू आर अ इमोरल, आप मोरल पर्सन नहीं हो। दैट्स इट, दैट इज द मोरालिटी। The social conservative view. Social conservative believe that the state should not limit itself basic administration of individual liberty. They argue that the human beings are natively self-indulgent and have a dangerous tendency to exploit their liberty. अब यहाँ पर जो सोशल कंजर्वेटिव है उनका मानना है कि स्टेट जो है सिर्फ उनको पॉलिसी और गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको सोसाइटी में भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिएगा सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लालची लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खुद की भलाई के लिए दूसरों की बुराई करने को तैयार होते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट लॉ और कानून की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम उनके बिहेवियर को रेगुलेट कर पाए और हमारी जो सोसाइटी है उसमें काउंटर बैलेंस ला पाए कि अच्छाई के लिए काम कर पाए। द कम्युनिटेरियन व्यू की अगर बात करें तो कम्युनिटेरियन डिसएग्री विद द स्टेट स्पॉन्सर्ड मोरालिटी। अब कम्युनिटेरियन जो है वो कहीं ना कहीं जो सोशल कंजर्वेटिव है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ डिसएग्री करते हैं। क्यों? दे परसीव दैट द सोसाइटी एंड कम्युनिटी रादर देन द स्टेट एज ट्रू एजेंसी फॉर प्रमोटिंग मोरल बिहेवियर। दे आर्ग्यू दैट जेन्युइन मोरली बिहेवियर कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। इनका मानना था कि भाई ये जो जेन्युइन मोरल बिहेवियर है वो गवर्नमेंट नहीं फोर्स कर सकती। मानिए एक सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, अब उस सोसाइटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो वो मेरा जेन्युइन है, लेकिन अब इस डर से मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि भाई मैं नहीं करूंगा तो मुझे कानून करेगी, तो वो जेन्युइन नहीं है। कम्युनिटेरियन का ये मानना था कि कम्युनिटी में ट्रस्ट, हार्मनी, फिर अलग जो एक हम की भावना होती है वो नहीं आएगी अगर स्टेट ही दबाव बनाकर करेगी। तो एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल इज मोरल की बात करें
तो द इनहेरेंट मोरल अंडरपाइनिंग एवरी सिंगल पॉलिटिकल एक्शन, डेलिब्रेशन और पब्लिक डिबेट हैज एन अंडरलाइंग मोरल प्रीटेक्स्ट। अब देखिएगा 3 फार्म लॉ आए थे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में इसे बुरा माना गया। किसान जो फार्मर सोसाइटी है उन्होंने इसका विरोध किया एंड देन दोज वर रिपेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि मोरालिटी और जो पॉलिटिकल है दोनों साथ साथ चलते हैं। नो पॉलिटिकल एक्शन कैन बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इट, कि पॉलिटिकल और मोरल कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाएंगे। मोरल और पॉलिटिकल जो है वो दोनों जुड़े हुए हैं नॉर्मेटिव सोशल वैल्यूज से। नॉर्मेटिव क्या है, देखिएगा आप किसी गांव में गए, उस गांव के बड़े बूढ़े हैं, अब आपने चप्पल नहीं पहने थे, तो किसी बड़े बूढ़े ने आपको बुलाया और बोला बच्चा चप्पल पहनना अच्छा नहीं होता, आपको चप्पल पहनने चाहिए थे। उन्होंने क्या बोला, आपको सजेशन दिया, चाहिए थे, यू शुड बी या यू ऑट टू बी वियरिंग स्लीपर्स। तो यहाँ पर उन्होंने आपको नॉर्मेटिव बोला कि भाई आपको ये करना चाहिए था। यहाँ पर चाहिए था या ऑट टू या शुड बी पर फोकस किया जाता है। डिग्री ऑफ लिबरल न्यूट्रलिटी विद इन लिबरलिज्म व्यूज ऑन स्टेट न्यूट्रलिटी डिफर। अब लिबरलिज्म जो है उसमें भी स्टेट को लेकर बहुत डिफरेंस देखा जाता है। सम लिबरल जो है उनका मानना है कि स्टेट जो है एक्टिवली एनकरेज करना चाहिए इंडिविजुअल वर्चूज को, कि क्रिटिकल थिंकिंग हो उनके अंदर, मेरिट को अपहोल्ड करे कि जिसकी जितनी मेरिट वो आगे जाएगा। और दूसरे लिबरल्स है उनका मानना है, जैसे कि इसाया बर्लिन है, वो उनका मानना है कि स्टेट शुड ओनली प्रोपोगेट अ वेरी लिमिटेड यूनिवर्सली अग्रीड सेट ऑफ कोर ह्यूमन वैल्यूज, की भाई एक लिमिटेड फॉर्म में ही वो अपने जो अधिकार है वो फॉलो करे स्टेट। जैसे कि कहीं अगर जरूरत है वहीं पर कानून लाए, वैसे अननेसेसरी कानून का हवाला देकर किसी पर भी कोई अत्याचार ना करे, इनका ये मानना है। द कम्युनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंसस की अगर बात करें तो कम्युनिटेरियन काउंटर द लिबरल व्यू। अब ये इनको काउंटर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बाय स्टेटिंग दैट मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट रीआर्टिकुलेट शेयर्ड वैल्यूज एंड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी। They warn that democratic society relies heavily on demand, aggregation and consensus. कम्युनिटेरियन का क्या मानना था कि देखिएगा जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो किस पर निर्भर करती है, डिमांड पर। एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लोगों को अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी शिक्षा वगैरह के साथ रोड वगैरह चाहिए अच्छे, तो वो क्या है, एक डिमांड है। कॉन्सेंसस है एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का, तो वो डिमांड है और सप्लाई कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी अपनी पॉलिसीज के थ्रू। ओके, तो द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ ए कॉमन ग्राउंड और बिलीफ वैल्यू लीड्स टू डायरेक्टली सेवियर सोसाइटल टर्मोल। अगर आप सोसाइटी को ही इग्नोर करेंगे तो किस बात का यहाँ पर सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो यहाँ पर सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा हमें। लॉ एंड कंसाइंस ऑफ द स्टेट, बिकॉज ऑफ दीज मोरल डायनेमिक्स द लॉ कैन नेवर बी कंप्लीटली मोरली न्यूट्रल। देखिएगा ये सारे डायनेमिक्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो लॉज जो है वो कंप्लीटली मोरली राइट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ मस्ट एक्ट एज ए अनबायस्ड। अब अनबायस्ड होंगे तो किसी सोसाइटी के लिए अच्छे होंगे, किसी सोसाइटी के बुरे होंगे। वाइज एंड आर्बिटर, इट मस्ट रिमेन न्यूट्रल, कि भाई ना किसी सोसाइटी का ज्यादा सपोर्ट करे ना किसी सोसाइटी का विरोध करे। पर्सनल प्रेफरेंस एंड एफिलिएशंस एंश्योरिंग इट नेवर इम्पोजेस द ब्रूट विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, कि जिसकी लाठी जिस उसकी भैंस के हिसाब से रूल ना बनाए जाए, कि जो मेजोरिटी में उनके हिसाब से रूल बनाए गए एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रूल्स जो है वो पब्लिक के लिए बनाए जाए और कलेक्टिव गुड के लिए बनाए जाए। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। द पॉलिटिकल इज स्टेट द सोर्स ऑफ मोरालिटी। अब मोरालिटी का सोर्स क्या है, तो थियराइजिंग द पॉलिटिकल रिक्वायर्स असेसिंग वेयर एन इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम कम्स फ्रॉम, कि भाई अगर आपको जानना है कि मोरालिटी क्या है तो आपको जानना होगा कि इंडिविजुअल की वैल्यू कहाँ से आती है, एक व्यक्ति की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ पर हमें ये जानना होगा सबसे पहले। मोरल वॉइस, okay, dealing with the state and society. A good society possesses distinct moral voice where people naturally act in the helpful pro-social manner, कि यहाँ पर लोग सोसाइटी की भलाई के लिए कार्य करते हैं। Innate sense of morality, innate sense of morality का मतलब है internal natural sense of right and wrong, कि भाई इनको पता है क्या गलत है क्या सही है सोसाइटी के लिए।
एक स्कॉलर है जॉन लॉक, उनका मोरल रेशनलिज्म कहता है कि एनलाइटनमेंट फिलोसोफर जॉन लॉक है वो प्रपोज करते हैं that man is natively a rational being who can apply deductive reasoning to determine the natural laws of morality granted by law। अब यहाँ पर इनका ये मानना था कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से तय कर सकता है कि क्या गलत है और क्या गलत है, और ये उनको किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है खुद गॉड के द्वारा। उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि द ह्यूमन माइंड स्टार्ट्स एज ए टेबुलर रासा, कि कंप्लीटली ब्लैंक स्टेट में है। वो जो सोसाइटी में सीखता है वो उसे मानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। दैट इज थ्रू एम्पेरिकल सेंसरी इनपुट्स, कि आप सोसाइटी में गए, कहीं पर कुछ हो रहा है तो आपने देखा कि भाई लोगों ने इसे सही माना तो ये सही है, कुछ गलत हुआ तो उसने लोगों ने इसे गलत माना तो ये गलत है। तो ये टेबुलर रासा इसे कहीं ना कहीं कट कॉपी पेस्ट करता है। क्रिटिकली लॉक आर्ग्यूड दैट मैन्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल। प्री पॉलिटिकल मतलब कि आपने होमोसेपियंस के बारे में सीखा होगा। होमोसेपियंस को तो नहीं पता था सोसाइटी क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है। उन्होंने देख कर ही सीखा कि भाई क्या गलत है क्या सही। हम आज होमोसेपियंस से ही इवॉल्व हुए हैं, तो इनका यही मानना था कि जो सोसाइटी है वो प्री पॉलिटिकल है यहाँ पर, नॉट प्री मोरल, कि मोरालिटी तो उस टाइम भी थी लेकिन पॉलिटिक्स उस टाइम नहीं थी। नेचुरल सेंस ऑफ मोरालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट बिफोर गवर्नमेंट्स वर मेड, कि मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट से बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। द टायरनी ऑफ मेजोरिटी, कम्युनिटेरियन एम्फसाइज दैट इंडिविजुअल्स सीक वैलिडेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द कम्युनिटी दे आर अटैच्ड टू, मीनिंग द कम्युनिटी एक्सेप्ट्स ए पावरफुल एजेंसी टू फोस्टर द वैल्यूज। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल कहाँ से वैलिडेशन लेगा कि भाई सोसाइटी से। सोसाइटी को जाकर पूछेगा कि क्या मैंने सही किया या गलत। अब सोसाइटी बोलेगी सही तो सही, गलत तो गलत। यहाँ पर यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। एलेक्सिस डी टैंक्वाला warned that the sheer multitude of numbers in democracy allow will of the majority, कि अगर ज़्यादा बड़ी संख्या में आप देखोगे कि कोई मान लीजिएगा कम्युनिटी ए की जो जनसंख्या वो ज़्यादा है, कम्युनिटी बी की कम है, तो यहाँ पर कम्युनिटी ए अपनी गवर्नमेंट चूज करेगी और जो चाहेगी वो करवाएगी। तो इनका ये मानना था, हालांकि ये कई कंट्रीज में नहीं होता है। J.S. Mill on liberty, तो J.S. Mill explicitly addresses this dilemma in his landmark word that is On Liberty। तो J.S. Mill उनके एक वर्ड जो बुक है On Liberty उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने एग्जामिन किया स्टेट और सोसाइटी को और पाया कि कंपल्सन एंड कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल, कि द क्रूशियल डिफरेंस लाइन इज एजेंसी एंड फोर्स ऑफ कॉशन बीइंग यूज्ड, कि भाई इंडिविजुअल को किस तरीके से स्टेट के द्वारा मतलब कि कंट्रोल किया जाता है। कम्युनिटी एंड मोरालिटी, दिस रिलाइज ऑन इंटरनल मोरल वॉइस एंड सोशल परसुएशन। Society has the tendency to cajole, persuade and socially censure an individual, but the final choice to select or reject the norm remains with the free individual. It's entirely voluntaristic। एक सोसाइटी कर सकती है कि किसी को बोले कि तूने अच्छा किया, तूने बुरा किया, या तू अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, बट फाइनल चॉइस ऑफ डिसीजन किसके पास है? एक इंडिविजुअल के पास, कि वो सोसाइटी से चलता है या नहीं। स्टेट मोरालिटी की अगर बात करें तो व्हेन द स्टेट टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग मोरालिटी, कि भाई एक स्टेट है, उन्होंने एक कानून बना दिया और वो बोलेगी स्टेट कि भाई क्या सही है और क्या गलत, वो स्टेट अपने कानून के हिसाब से तय करेगी। आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, हार्डली आपको 30 मिनट लगने हैं। 30 मिनट्स में आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे और फर्स्ट लेसन हमारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बाय द वे अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है थोड़ी और उस मेहनत का रिवॉर्ड आपकी लाइक होती है। बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस आर नेवर वैल्यू न्यूट्रल, दे आर लिविंग एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पीपल विद इन देम। फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली इज प्राइमरी वैल्यू लेडन एंटिटी। When social institutions become heavily politicized, they turn into tools that serve the state's prompted version of good। अब यहाँ पर देखिएगा, एक फैमिली है, फैमिली क्या अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन अब यहाँ पर सोसाइटी आ जाएगी तो वो सोसाइटी के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एंड डिजिटल मेगालॉक्स की अगर बात करें तो इन अ हेल्दी ओपन डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मोरल डायलॉग मस्ट वॉक हैंड इन हैंड, की दोनों ही हैंड इन हैंड साथ साथ चलना चाहिए। दिस प्रोसेस मस्ट बी सब्सटेंसिव, मीनिंगफुल रादर देन जस्ट प्रोसीजरल, कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो प्रोसीजरल ना हो, फॉर्मेलिटी तक ना हो। यहाँ पर सभी लोगों को एक
भावना आनी चाहिए, नोशन आना चाहिए कि नहीं भाई ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन मोरालिटी एंड पॉलिटिकल। तो इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स this interconnected network of moral dialogue has expanded massively because the world is knit together, एक साथ है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आप देखिएगा कि अब कोई लाइन ही पूरी ब्लर हो गई है। अब आप अगर ट्विटर पर हो, कोई नहीं जानता आप इंडिया से हो, ब्राजील से हो, इजराइल से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, यूएसए से हो, यूके से हो, किसी भी कंट्री से हो आप, नोबडी नोज। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस लाइन को ब्लर कर दिया है कि अब भाई इंटरनेशनल मोरालिटी आ गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ गई है। तो ये समरी थी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेकंड लेसन को कवर करेंगे ऐसे ही डिटेल में। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।